हे हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री अनटोल्ड। ओके, 2 पार्ट हम कर चुके हैं इस चैप्टर के। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने डोबेरेनर के बारे में पढ़ा था, सेकंड न्यूलैंड के बारे में पढ़ा था, और थर्ड पार्ट हम जो अब पढ़ने वाले हैं वो है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। यस, सो लेट अस बिगिन एंड फिनिश द फर्स्ट पार्ट। ओके, अब तक हम सारी क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं इट इज वी आर डूइंग इट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 18 पे। राइट ऑन द टॉप से स्टार्ट होता है मेंडलीव। इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंटिस्ट इज गिवन हियर, प्लीज रीड इट फॉर योर ओन इंफॉर्मेशन। इज मित्री मेंडलीव, अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हिज पीरियोडिक टेबल टुडे। क्या किया था, कैसे अरेंज किया था। सो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की हेडिंग में ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं आपको बता सकूं कि आपको याद कैसे रखना है, इसमें क्या होने वाला है। लेट अस बिगिन विद द लॉ। ओके, नाउ मेंडलीव के बारे में अगर कहा जाए तो he took one very important step in the classification of elements। कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेप किया और क्या अलग किया मेंडलीव ने। सक्सेसफुली 63 एलिमेंट्स को मेंडलीव ने अरेंज किया था इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। यहाँ पे भी उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे ही एलिमेंट्स को अरेंज किया था। पर यहाँ पे उन्होंने अलग क्या किया, तो यहाँ पे उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी पढ़ा। एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ा और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ा। अब जब वो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे तो सिर्फ ये नहीं देखा कि प्रॉपर्टीज सिमिलर है कि नहीं और उनको अरेंज किया, उन्होंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ा। किसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा। ऑक्साइड्स के बारे में आपको पता ही होगा ऑक्साइड क्या होता है, बट हाइड्राइड क्या होता है बच्चों, हाइड्राइड क्या होता है। तो पढ़ते हैं, हाइड्राइड को समझने की कोशिश करते हैं। यस, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट हाइड्राइड लेट अस टेक वन एग्जांपल जो आपको ऑलरेडी पता है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट हाइड्राइड क्या होता है, बहुत इजी चीज है पर आपने सिर्फ नाम नहीं सुना है। चलो, जो आपको पता है उससे स्टार्ट करते हैं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। इसका मतलब क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ऑक्टेट बनाने के लिए या स्टेबल होने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या मैं बोल सकती हूँ क्लोरीन किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा एंड क्या बनाएगा, Cl-। ये था क्लोरीन, ये हो जाएगा क्लोराइड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद। सिमिलरली अगर मैं हाइड्रोजन के बारे में बात करूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, एक शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हाइड्रोजन कभी इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, ले सकता है। तो अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बन जाएगा, H-। ये था हाइड्रोजन, ये बन जाएगा हाइड्राइड, समझे। और ये हाइड्राइड जब किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा, वो मेटल हो नॉन मेटल हो, किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा और कंपाउंड बनाएगा तो क्या मिलेगा हमको, हाइड्राइड्स मिलेगा। गेटिंग, ये थे तुम्हारे हाइड्राइड। ओके, ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ऑक्साइड्स देखते हैं, ऑक्साइड्स के बारे में देखते हैं। बट ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज किन की चेक की, तो क्या किया पता है, पहले तो उन्होंने केमिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज ऑफ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड्स फाइंड आउट किए। यस, उनके बेसिस पे उनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी को चेकआउट किया एंड फिर उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया अपने पीरियोडिक टेबल में। कैसे किया, लेट्स, चलो तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आई हैव टेकन हियर लिथियम, सोडियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। 4 एग्जाम्पल्स लिए मैंने। सबसे पहले लिथियम लेते हैं। लिथियम जब अपनी ऑक्साइड बनाता है तो L2O बनाता है। अब ऑक्साइड कैसे बनाई, ये फॉर्मूला कैसे आया हमको नहीं पता, लेट्स ट्राई टू सी। ओके, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट ऑक्सीजन, अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर लूँ तो सिंबल है ऑक्सीजन का, एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,6। इसका मतलब 6 है इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में। कितने और लगेंगे इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट बनाने के लिए, और 2 लगेंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वो किससे लेगा, लेट अस सी। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर है 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,1। लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो लिथियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन 1 ऑक्सीजन को देगा, पर ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो और एक लिथियम आएगा विद एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1, और दूसरा वाला लिथियम भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन के साथ कितने लिथियम कंबाइन करेंगे, 1 ऑक्सीजन के साथ 2 लिथियम कंबाइन करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, L2O।
समझा ऑक्साइड कैसे बना, ये फॉर्मूला कैसे आया। यस, सिमिलरली सोडियम के साथ अगर रिएक्शन होगा ऑक्सीजन का तो फिर वो Na2O बनाएगा। ओके, जहाँ तक बात बेरिलियम की आती है और मैग्नीशियम की आती है, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्साइड बनाना है। फिर से ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम ऑक्सीजन को दे देगा, क्या बनाएगा, BeO। सिमिलरली क्या बनाएगा मैग्नीशियम के साथ, MgO, QMgO, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन को देगा। करेक्ट, ऑक्सीजन ले लेगा, साथ मिलके क्या करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। ओके, यहाँ पे देखिए समझाने का क्या मतलब था मेरा इन चीज़ों को, मुझे ये दिखाना है आपको। क्या आप देख सकते हैं ये ऑक्साइड का फॉर्मूला इन दोनों का सेम है और इनका ऑक्साइड का फॉर्मूला सेम है। ओके, तो अगर मैं यहाँ के मेटल्स को, अगर मैं यहाँ के मेटल को जनरल फॉर्मूला दे दूँ, मेटल को यहाँ पे मैं क्या कहूँगी, मेटल को यहाँ पे मैं R कहूँगी। ठीक है, किसी भी मेटल को यहाँ पे मैं R कहूँगी, तो क्या अगर मैं इसको लिथियम को R कह दूँ, R, तो कितना लिथियम है, 2 लिथियम है, R2O, एक ऑक्सीजन है दोनों में, एक ऑक्सीजन है दोनों में, 2 एलिमेंट्स है मेटल के, या तो लिथियम है 2 या तो सोडियम है 2, तो मैं जनरल फॉर्मूला R2O दे सकती हूँ। यस, दे सकती हूँ। सिमिलरली यहाँ पे जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक बेरिलियम एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, सिमिलरली एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा फॉर्मूला, Be और Mg को अगर मैं R ले लूँ तो फॉर्मूला हो जाएगा RO। ऐसे ही उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई हाइड्राइड या कभी जब भी कोई ऑक्साइड बनती है तो जिन्होंने सेम फॉर्मूलास बनाए उनको एक ही ग्रुप में उन्होंने प्लेस किया। जैसे अगर जनरल फॉर्मूला सेम है इन दोनों का तो मैं इन दोनों को एक ग्रुप में प्लेस करूंगी, इन दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है तो इन दोनों को मैं एक ग्रुप में प्लेस कर दूंगी। सो उन्होंने ग्रुप्स बनाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, Li और सोडियम को एक फॉर्मूले में डाला और उधर एक सिंपल उनका सेम फॉर्मूला लिख दिया R2O। ओके, और एक दूसरा बनाया बेरिलियम एंड मैग्नीशियम और जनरल फॉर्मूला लिख दिया RO। ऐसे कर करके उन्होंने सारे 63 एलिमेंट्स को लगा दिया और ये है आपका पीरियोडिक टेबल, जिसमें मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जिसमें उसने 63 एलिमेंट्स को एक साथ प्लेस किया गया। और आप यहाँ पे फॉर्मूलाज देख सकते हो। ओके, इसका मतलब क्या है, इसके नीचे जो भी एलिमेंट है वो कौन सा फॉर्मूले से ऑक्साइड बनाएगा, इस फॉर्मूले से, फिर वो पोटेशियम हो, कॉपर हो, फिर वो रुबिडियम हो, Ag हो, CS हो, कोई भी हो, वो R2O वाले फॉर्मूले से ही ऑक्साइड बनाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ग्रुप 2 में देखिए RO वाला जनरल फॉर्मूला दे दिया है, फिर वो बेरिलियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, जिंक, स्क्रॉन्डियम, CD दैट इज कैडमियम, बेरियम, कैडमियम, बेरियम जो है तुम्हारा, Hg जो है, ये सारे जो है सिमिलर फॉर्मूला दिखाएंगे RO। R के जगह पे आपको इन एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं। सिमिलरली आगे जाइए थोड़ा, ग्रुप 4 में हाइड्राइड भी दिया गया है। ओके, तो अभी हाइड्राइड H4 है, R की जगह पे आपको क्या प्लेस करना है, C। तो ये जो R है ये मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, आपको सिर्फ इस ग्रुप के फॉर्मूला को देखना है, वहाँ पे R की जगह पे एलिमेंट को प्लेस करना है, ना आपको सेम फॉर्मूला मिल जाएगा ऑक्साइड का और हाइड्राइड का। सो सक्सेसफुली ये पीरियोडिक टेबल बनाया है मेंडलीव ने। एक चीज जो नोटिस करने लायक है, यहाँ पे हमने जो फॉर्मूलाज लिखे हैं उनके नंबर क्या लिखे हैं ऊपर। ये नंबर्स क्या डिनोट करते हैं, ये नंबर्स डिनोट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड, करेक्ट ना, या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच। R2 का मतलब लिथियम के 2 एटम्स है और ऑक्सीजन का 1 है, करेक्ट ना। अगर मैंने R2O3 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं बोरॉन ले लूँ, बोरॉन के 2 एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम है, करेक्ट। सो ये जो नंबर है, ये नंबर सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है ऑफ अ कंपाउंड। सही बात है, यस। बट आज के जमाने में हम ऊपर क्या लिखते हैं, हम ऊपर लिखते हैं वैलेंसी को ऊपर लिखा जाता है, तो नंबर्स को क्या किया, रिवाइज करके नंबर्स को नीचे लिखा गया। इफ यू ऑब्जर्व हियर, ये जो नंबर्स थे, देयर इज अ स्लाइड मिस्टेक हियर, पहले मेंडलीव ने ऊपर लिखे थे, पर जब वैलेंसी पता चलने लग गई, हमको वैलेंसी भी लिखनी है, तो हमने क्या किया, नंबर्स को नीचे लिखना स्टार्ट कर दिया। तो जब भी आप फॉर्मूला बनाएंगे आप नंबर्स को नीचे लिखेंगे, सेम नंबर्स को ऊपर से उठा के नीचे लिखना है, वैलेंसी को आपको ऊपर लिखना है हमेशा।
Yes, so this was few modification done on Mendeleev's periodic table. Okay, सबसे important चीज मेंडलीव ने वर्टिकल कॉलम्स बनाए थे जिनको उन्होंने कहा अपने पीरियोडिक टेबल में कि ये ग्रुप्स है. वर्टिकल कॉलम का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे. Okay, this type of line is vertical column. So group 1, group 2, group 3, group 4, these are columns, vertical column. Okay, और पीरियड क्या होता है? और ये जो टेढ़ी लाइंस होती है फिर उनको क्या मैं बोलूंगी, ये जो टेढ़ी लाइंस होती है इनको कहा जाता है स्लैंट लाइंस, इनको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल रो. ओके, और ये हॉरिजॉन्टल रोज को उन्होंने कहा कि पीरियड होते हैं. तो ये ग्रुप्स और पीरियड्स वाला फंडा मेंडलीव ने ही दिया था. ओके, वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स. ओके, अब आप इस पूरे पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखिए, आपको कुछ चीजें पता चलेगी. देखा ध्यान से, क्या पता चला आपको? ये पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट्स है जिनके यहाँ पे एटॉमिक मास लिखा गया है पर डैश डैश कर दिए गए हैं. कुछ कुछ एलिमेंट्स है जहाँ पे डैश डैश कर दिए गए हैं. यहाँ पे तो पूरी डैश है, यहाँ पे एटॉमिक मास लिखा गया है. ओके, और कुछ जगह ये देखेंगे आपकी खाली छोड़ी गई है जगह. ऐसा क्यों किया मेंडलीव ने? खाली खाली जगह क्यों छोड़ी है? मेंडलीव को ये पता था कि अगर मेरे टाइम पे 63 एलिमेंट्स, अभी देखो आज सही दिमाग लगाया, कि मेरे टाइम पे 63 एलिमेंट्स है तो हो सकता है आगे जाके और भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं. तो मेंडलीव ने क्या किया? मेंडलीव ने खाली जगह छोड़ दी, वैकेंट प्लेसेस छोड़ दी फॉर ऑल द एलिमेंट्स विच कैन बी डिस्कवर्ड फर्दर, जो बाद में डिस्कवर हो सकते हैं ऐसा उनको लगा. और कुछ एलिमेंट्स एटॉमिक मास और प्रॉपर्टी ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुके थे, उनके जगह पे उन्होंने डैश लिखा पर एटॉमिक मासेस लिखा. और कुछ एलिमेंट्स है, अभी यहाँ पे इन्होंने ऐसे क्यों किया है? ये वेरिएबल वैलेंसीज के लिए उन्होंने किया है. ओके, अभी कॉपर की 2 वैलेंसीज होती है, एजी की भी 2 वैलेंसीज होती है, तो फॉर्मूला अलग हो सकता है दोनों का, इसलिए उन्होंने उसको ब्रैकेट में डाल दिया है. ओके, और कुछ चीजें यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क्स डाल दिए गए. क्वेश्चन मार्क्स क्यों डाल दिए गए कई मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में? क्योंकि उनको जो नाम थे ना एलिमेंट्स के, उन पे श्योरिटी नहीं थी, इसलिए उन्होंने नाम के आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि आगे जाके जो भी इसका रिसर्च करेगा वो ढूंढ के प्रॉपर नाम उसके इंक्लूड करेगा. ठीक है, सो ऐसी बहुत सारी चीजें मेंडलीव ने की थी जो उनको पता थी. साइंस इज वेरी प्रोग्रेसिव, आगे जाके बहुत कुछ चीजें मॉडिफाई हो सकती है मेरे पीरियोडिक टेबल में, तो ऑलरेडी हिंट्स देके रखे थे पीरियोडिक टेबल में. ठीक है, इतना समझ में आया? ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद, ये पूरा पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद, प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने एक मेंडलीव लॉ दिया था. मेंडलीव लॉ कौन सा दिया था? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर हेडिंग, जब मैंने आपको चैप्टर का समझाया था, मैंने क्या कहा था? मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को हम कैसे अरेंज करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी मतलब ही पीरियोडिक फंक्शन होता है विच रिलेट्स टू इट्स एटॉमिक मास. इनका बोलने का मतलब ये था, एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज किया गया, तो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो एक वक्त के बाद रिपीट हो रही थी, एक वक्त के बाद पीरियोडिक टेबल में रिपीट हो रही थी, जिसके बेसिस पे हमने ये पूरा पीरियोडिक टेबल अरेंज किया है, जहाँ पे जो प्रॉपर्टीज रिपीट कर रहे थे जो एलिमेंट, उनको एक ही ग्रुप में डाला है. सो द लास्ट लाइन, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट रिपीट देमसेल्व्स पीरियोडिकली, मैंने मतलब समझाया था. 4th पीरियड अगर तुम्हारा हिंदी है तो हर मंडे 4th पीरियड हिंदी आता है, का मतलब वो हिंदी पीरियड पीरियोडिकल है, एक वक्त के बाद वापस रिपीट होता है. सेम यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? यहाँ पे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अपने आप को एक वक्त के बाद रिपीट कर रही है जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. आई होप आपको इस स्टेटमेंट का मतलब समझ गया है. क्या है ये स्टेटमेंट? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है. मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, गिव द स्टेटमेंट फॉर मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क करके रखिए और इसको पढ़िएगा जरूर. ऑन पेज नंबर 18 बोल्ड लेटर्स में लिखी गई है. यस, आगे बढ़ते हैं. इस टॉपिक पे पहले क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट करते हैं. तो 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कि लॉ पे क्वेश्चन पूछे गए. 2 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आया, या तो 1 मार्क्स का आ सकता है या तो 2 मार्क्स का. स्ट्रेट अवे पूछा गया है, स्टेट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. सेकंड क्या पूछा गया है? अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. सो लॉ पे ही 2 क्वेश्चन पूछे, इतना इंपॉर्टेंट ये लॉ है.
पढ़िएगा जरूर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक विच वी डू इज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। कहाँ मिलेगा आपको? अब पेज नंबर 19 और पेज नंबर 20 पे आपको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स मिलेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ मेरिट्स फर्स्ट एंड देखते हैं क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है मेंडेलीव का। सो द फर्स्ट कंट्रीब्यूशन इज, मेंडेलीव ने बेरिलियम करके एक एलिमेंट है, द फोर्थ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इफ यू नो द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। ओके, बेरिलियम का जो मास था ना वो 14.9 था। उन्होंने उसके मास को करेक्ट किया और 9.4 तक लेके आए। अब हुआ क्या, पहले 14.9 था, बोरॉन का मास जो है वो 10.81 है। एवरेज मास निकाला था हमने, यस, बोरॉन का मास क्या है? 10.81 है। तो बेरिलियम को पहले बोरॉन के बाद प्लेस किया जाता था, पहले बोरॉन को फिर बेरिलियम को। अब मास रिवाइज हो गया तो अब किसको पहले प्लेस किया जाता है? अब पहले बेरिलियम को प्लेस किया जाता है, फिर बोरॉन को प्लेस किया जाता है। So first important thing Mendeleev did was he just revised the mass of the elements in the periodic table। तो बेरिलियम के मास को रिवाइज करके रिड्यूस करके 14.9 से 9.4 तक लेके आए। यस, दिस इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है, तो सेकंड कंट्रीब्यूशन देखते हैं मेंडेलीव ने क्या किया। सेकंड कंट्रीब्यूशन वाज ही लेफ्ट वैकेंट प्लेसेस फॉर द एलिमेंट्स व्हिच वर नॉट येट डिस्कवर्ड। मतलब जो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए खाली जगह छोड़ दी थी। ओके, अच्छा क्या किया था पता है उन्होंने? जब वो प्रिडिक्ट कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में, तो बीच बीच में एक ऐसे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस उनको मिल गए, ऐसे कुछ 3 एटॉमिक मासेस उनको मिले जिनके नाम उनको नहीं पता थे। वो एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे, पर उनको उसके एटॉमिक मासेस पता चल गए थे और उसके बेसिस पे उन्होंने प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट कर दी थी। अब उनको नाम तो पता नहीं थे, तो ऊपर नीचे जो एलिमेंट थे उनके उन्होंने नाम दे दिया। अब करेक्ट नेम तो है नहीं और उनके नाम वाले एलिमेंट्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उन्होंने सबके नाम के आगे एका लगा दिया, ये पता लगने के लिए कि ये नाम सही वाले नाम नहीं है, जस्ट निक नेम्स आर गिवन। जैसे आपकी माँ निक नेम से आपको बुलाती है वैसे। ओके, तो आज के जमाने में ये जो एलिमेंट को नाम दिए गए थे ना, उनको रिप्लेस करके नाम दिए गए स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। तो एका बोरॉन करके एक एलिमेंट उन्होंने प्रिडिक्ट किया था जो आज स्कैंडियम कहलाया जाता है। एका एल्यूमिनियम करके एक प्रिडिक्ट किया था जो गैलियम कहलाया जाता है। एका सिलिकॉन करके एक प्रिडिक्ट किया था जो जर्मेनियम कहा जाता है। अब एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन ही क्यों? देखते हैं पीछे जाकर। यह है मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। यस, वो 44 मास वाला था ना ये, जिसको नाम रखा था उन्होंने एका बोरॉन। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है इस फैमिली में, इस ग्रुप में? बी, बोरॉन है, इसीलिए उससे रिलेटेड नाम रख दिया। समझा? अभी आप 72 वाले को एका सिलिकॉन नाम दिया है उन्होंने, करेक्ट, जिसको आज जर्मेनियम कहा जाता है। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आगे पीछे वाले जो एलिमेंट्स है उनके नाम उन्होंने रख दिए, पर ओरिजिनल एलिमेंट्स के अपने नाम है, इसलिए उन्होंने आगे एका लगा दिया। ओके, अब जाकर उनके नाम डिस्कवर हो चुके हैं और वो एलिमेंट्स भी डिस्कवर हो चुके हैं। एलिमेंट्स ये है एका बोरॉन, स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम, गैलियम, एका सिलिकॉन, जर्मेनियम। दूसरी बार मैंने वापस बताया आपको, क्यों बताया? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मोस्टली मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। 3 मार्क्स के लिए सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, नाम के एक्चुअल नेम्स बताओ, प्रिडिक्शन वाले नाम के एक्चुअल नेम बताओ, तो आपको आना चाहिए तब। ओके, और किस तरीके के क्वेश्चन इस पे पूछे गए हैं हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए इसमें से एक एलिमेंट ले लेते हैं एंड देखते हैं मेंडेलीव ने जो प्रॉपर्टीज निकाली थी, क्या वो प्रॉपर्टीज और इनकी प्रॉपर्टीज आज की जो एलिमेंट्स है, आज जो मिले हैं, उनकी प्रॉपर्टीज मैच हो रही है क्या? ओके, सो बेसिकली वी आर टेकिंग एका एल्यूमिनियम। यस, मेंडेलीव्स प्रिडिक्शन देखेंगे, उस पे अलग अलग प्रॉपर्टीज का जो प्रिडिक्शन किया था, और उसको क्या कहा जाता है? एल्यूमिनियम को आज गैलियम कहा जाता है। सिंबल है उसका Ga, गैलियम। ठीक है, अच्छा देखते हैं मैच करके प्रॉपर्टीज। मेंडेलीव ने जो मास प्रिडिक्ट किया था वो था 68 और आज का उसका मास जो है 69.7 है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। यस, डेंसिटी मेंडेलीव ने प्रिडिक्ट की थी 5.9, आज की उसकी एक्चुअल डेंसिटी 5.94 है। मेल्टिंग पॉइंट लो, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है 30.2। फॉर्मूला फॉर क्लोराइड ECl3, ई देखो सिंबल है एका एल्यूमिनियम का। ओके, तो ECl3 फॉर्मूला दिया था, अगर ई की जगह पे मैं Ga को प्लेस कर दूं तो फॉर्मूला बन रहा है GaCl3। वेरी करेक्ट फॉर्मूला गिवन।
करेक्ट। का ऑक्साइड का बात, E2 के जगह पे अगर मैं Ga सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ऑक्साइड क्या बन रहा है, Ga2O3 एंड दिस इज E2O3। ओके, नेचर ऑफ ऑक्साइड एम्फोथेरिक इन नेचर, बोथ आर एम्फोथेरिक इन नेचर। इसका मतलब जो प्रॉपर्टीज मेंडलीव ने प्रिडिक्ट की थी वो एग्जैक्टली सिमिलरिटी टू द प्रॉपर्टी विच ऑफ द एलिमेंट विच वी हैव टुडे, एग्जैक्टली सिमिलर, सच अ जीनियस, राइट। ऐसे करके उन्होंने जो बाकी के दो एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट की थी वो भी सेम निकली। ओके, सो दिस इज व्हाई द थ्री एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ना है उसके बारे में। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इट डिड वाज, क्या हो गया पता है बच्चा लोग, आपने पूछा नहीं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आपको हीलियम, आर्गॉन, नियॉन कहीं दिखे ही नहीं फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में। पीछे जाके देखते हैं क्या, चेक करते हैं, देखो। यस, यहाँ पे है लास्ट ग्रुप, यहाँ पे अपने को ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के सामने आपको हीलियम मिलना चाहिए, सेकंड वाले इसमें आपको नियॉन मिलना चाहिए और थर्ड वाले में आर्गॉन मिलना चाहिए। पर आप कहीं पे भी देखोगे आपको नोबल गैसेस नहीं मिलेंगे, बिकॉज व्हेन मेंडलीव मेड दिस पीरियोडिक टेबल नोबल गैसेस प्रेजेंट थे ही नहीं, किसी को भी नोबल गैसेस के बारे में पता ही नहीं था। बट लेटर ऑन इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी जब नोबल गैसेस पता चले, पहले हीलियम मिला, फिर नियॉन, आर्गॉन, इनकी जब डिस्कवरी होना स्टार्ट हो गई तो मेंडलीव ने पता लगाया कि ये जो एलिमेंट्स है ये तो काफी स्टेबल है, मतलब ये किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाते, फॉर्मूला ही नहीं बनाते। अब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल जो बनाया फॉर्मूला के बेसिस पे ही तो बनाया, जिसके फॉर्मूला सेम थे उनको साथ में लगा दिया। पर ये तो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहे, ये तो फॉर्मूला ही नहीं बना रहे, तो फिर मैं कैसे इनको साथ में लगाऊं। तो इन्होंने बहुत स्मार्ट वर्क किया। ऐसे मेरे पास 2-3 एलिमेंट्स है जो किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं करते, तो इन्होंने इनका एक ग्रुप बना दिया जिसको नाम दे दिया जीरो ग्रुप। अब इन्होंने इस ग्रुप को प्लेस कहाँ किया, इन्होंने 1 से पहले इस ग्रुप को प्लेस किया और जिसका नाम 0 दिया। सो नाउ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल स्टार्ट्स विद 0 1 2 3 4 5 6 7 8, समझे। So this is again a very important contribution that Mendeleev gave halogens a different group. आज हम उसको ग्रुप 18 के तौर पे पढ़ते हैं, करेक्ट। सो ये थे हमारे 3 मेरिट्स जिनके बारे में हमने पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों भी मेरिट्स, याद कीजिएगा जरूर। दिस इज ऑन पेज नंबर 19 ऑफ योर बुक। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं डीमेरिट्स के बारे में। ओके, डीमेरिट्स क्या बताएगा आपको, फॉल्ट्स कौन कौन सी थी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में। दो ही अरेंज सक्सेसफुली 63 एलिमेंट्स, बट कुछ फॉल्स थी जिनके बारे में पढ़ना जरूरी है, कुछ का आंसर्स मेंडलीव्स नहीं दे पाए। कौन से क्वेश्चंस थे जिनके आंसर मेंडलीव्स नहीं दे पाए। सबसे पहले तो कोबाल्ट एंड निकल, ये तो अड़ रहा था न्यूलैंड के टाइम पे भी, ये कोबाल्ट एंड निकल को साथ में प्लेस कर दिया था न्यूलैंड्स ने। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने भी दोनों को साथ में प्लेस किया है। तो होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट इज सेम, होल नंबर एटॉमिक मास क्यों बोला है, इफ यू ऑब्जर्व निकल एंड कोबाल्ट, इनका जो एक्चुअल मास है वो है 58 पॉइंट सम डेसिमल, इसका भी एक्चुअल मास 58 पॉइंट सम डेसिमल है। एक का है 933 और एक का है 693। ओके, सो आप देखोगे इसके डेसिमल में ही डिफरेंस है सिर्फ। ओके, एंड होल नंबर मास सेम है। तो अगर मैं इनको राउंड अप कर दूं दोनों को, तो ये दोनों 59 हो जाएंगे। यस, तो इनका दोनों का होल नंबर एटॉमिक मास सेम आ जाएगा। तो अब इन दोनों को कैसे प्लेस करें, ओके, साथ में प्लेस किया जाए, क्योंकि होल नंबर एटॉमिक मास तो सेम है और एक एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स को तो हम एक ही बॉक्स में प्लेस कर रहे हैं। तो इनको प्लेस जगह कैसे दी जाए, सेम जगह पे जगह दी जाए, सेम लोकेशन पे जगह दी जाए, या फिर सेम बॉक्स में जगह दी जाए, या फिर अलग अलग बॉक्स में दी जाए। अगर अलग अलग बॉक्स में दे रहे तो किसको पहले और किसको बाद में प्लेस किया जाए, ये सवाल के जवाब मेंडलीव नहीं बता पाए। सो देयर वाज ऑलवेज एन एम्बिग्विटी रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ देम इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। एम्बिग्विटी का मतलब अनसर्टेनिटी होता है, कंफ्यूजन था उनको, कोई सर्टेनिटी नहीं थी कि किसको पहले प्लेस करे, एक ही बॉक्स में प्लेस करे, ये सारी चीजें वो नहीं बता पाए। द सेकेंड थिंग, ही कुड नॉट टेल अबाउट द आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स पहली या दूसरी वीडियो में बताया था। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, वेट। क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे कर रहे हो, मास नंबर, एटॉमिक मास के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हो, करेक्ट। तो से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। इनमें मास कैसे अलग है, पहले हम एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं जो सेम है। ओके, नाउ अगर हाइड्रोजन का मास नंबर चेकआउट करोगे तो प्रोटियम का मास है 1,
ड्यूटेरियम का मास है 2 और ट्रीटियम का मास है 3। अब इनका मास अलग क्यों हो जाता है? हमने क्या पढ़ा था एटॉमिक मास नंबर पे? एटॉमिक मास नंबर कैसे कैलकुलेट करते हो? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बट नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होता, तो क्या चेंज होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग है। तो यहाँ पे ड्यू टू डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास चेंज हो चुका है। अब एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम के मास अगर अलग अलग है तो क्या मैं पीरियोडिक टेबल में इनको अलग अलग जगह दूं कि सेम दूं? बिकॉज चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है वैसे सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होंगे। अगर सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होंगे तो क्या मैं सबके लिए अलग अलग जगह बनाती रहूं पीरियोडिक टेबल में? इमेजिन 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स में अगर 110 एलिमेंट्स के भी आइसोटोप है, किसी किसी के तो 7-7 8-8 आइसोटोप्स भी है, तो क्या सबको जगह दूं? तो क्या आप उतना पीरियोडिक टेबल पढ़ पाओगे? और पीरियोडिक टेबल क्या बन पाएगा? बहुत क्लमजी हो जाएगा, बहुत मेसी हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल था? ये पॉसिबल तो नहीं था, पर मेंडेलीव कुड नॉट से कि ये पॉसिबल क्यों नहीं था, वो बता नहीं पाए पॉसिबल क्यों नहीं था। सिमिलरली हाइड्रोजन की तरह एक और एग्जांपल है क्लोरीन का। हमारे पास क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 है, जिनके एटॉमिक मासेस 35 एंड 37 रिस्पेक्टिवली। अब केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी भी सेम है। देखो आइसोटोप्स जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है बट मास अलग होता है। मास तो मैंने आपको बता दिया। केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है? तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। कैसे, कब, ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बस इतना याद रखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होती है। इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टी, क्या हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं? नहीं, इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर हमारा मास जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? हमारा मास जो है वो न्यूट्रॉन पे डिपेंडेंट है और प्रोटॉन पे भी है। पर प्रोटॉन चेंज हो रहे हैं? नहीं। इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं? नहीं। चेंज कौन हो रहे हैं? न्यूट्रॉन हो रहे हैं। इसलिए एटॉमिक मास अलग हो रहा है। करेक्ट? तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी बट डिफरेंस किस में आएगा? डिफरेंस आएगा तुम्हारे एटॉमिक मास में। ओके ओके, ये था सेकेंड वाला। थर्ड वाला क्या है? राइज इन एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म। दिस इज द थर्ड डिफॉल्ट ऑफ मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। अरेंज तो कर दिए एटॉमिक मासेस के बेसिस पे एलिमेंट्स को, बट जो राइज था वो यूनिफॉर्म नहीं था। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, हर चीज एक जैसी। ओके, लेट्स टेक वन एग्जांपल। अगर मेरे पास दो तरीके के एटॉमिक मास होते, देखिए एटॉमिक मास अगर ऐसा होता, 1 के बाद होता 3, 3 के बाद होता 6, 6 के बाद होता 8, 8 के बाद होता 11। ओके, तो मैं क्या करती? मुझे पता है बीच में कौन कौन से एटॉमिक मासेस आ सकते हैं। 2, 3 तो ऑलरेडी है, 4, 5, 6 और 8 के बीच में आएगा 7, 7 और 8 के बाद क्या आएगा? 9, 9, 10, उसके बाद 11 आएगा। तो बिकॉज यहाँ पे कैसे नंबर्स है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, एक के बाद एक आने वाले नंबर्स है। मुझे मास प्रिडिक्ट करना क्या हो गया? आसान हो गया। मुझे पता है 1 और 3 के बीच में 2 ही आएगा हमेशा। गेटिंग? पर अगर मेरे पास ऐसे एटॉमिक मासेस है 1, 6.9, 9.4, 10.81, करेक्ट? तो अभी इनके बीच के मासेस में कैसे बता पाऊं? मुझे क्या पता 1 और 6.9 के बीच में कितने सारे कितने सारे एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे जिसके एटॉमिक मासेस इनके बीच में आएंगे? प्रिडिक्ट करना मुश्किल है बिकॉज अनयूनिफॉर्म है ना। 1 के बाद सीधा 6.9 आ रहा है, 6.9 के बाद 9.4 आ रहा है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस भी है वो अनइवन है। पता ही नहीं चल रहा है किसके बाद कौन सा एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक मास कौन सा होगा। कम मास वाले एलिमेंट्स के साथ तो ये ठीक था, पर जब एलिमेंट्स हैवी होते गए तो बीच में कितने सारे एलिमेंट्स और डिस्कवर हो सकते हैं, कितने सारे एटॉमिक मासेस के कितने सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं, ये बता पाना मुश्किल हो रहा था। सो मेंडेलीव ये बता नहीं पाए कि इन ऑल कितने एलिमेंट्स मिल सकते हैं जो 2 गैप थे एलिमेंट्स के बीच में, उनके बीच में। ओके, स्पेशली फॉर हेवी एलिमेंट्स। सो दिस इज द थर्ड ड्रॉबैक ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। द फोर्थ थिंग वाज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। जब मैं बात करती हूँ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज स्टिल टुडे अ कंट्रोवर्शियल एलिमेंट। क्यों? देखते हैं। हाइड्रोजन पे क्लेम है कि वो प्रॉपर्टीज दिखाता है हेलोजन्स की तरह। दोस्तों हेलोजन क्या होता है? हेलोजन्स मतलब, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, जेंस का मतलब होता है फॉर्मर। इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स है ये बाकी एलिमेंट्स के साथ मिलके सॉल्ट फॉर्म करते हैं। सॉल्ट क्या होता है? एसिड बेस सॉल्ट्स में पढ़ेंगे, अभी नहीं। सॉल्ट मतलब एक कंपाउंड फॉर्म करता है, जैसे NaCl कॉमन सॉल्ट जो तुम्हारे घर पे इस्तेमाल किया जा सकता है।
ओके, सो हेलोजन्स आर ग्रुप 7 एलिमेंट्स। अभी इनके नाम बता देती हूँ फटाफट में। ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, उसके बाद है एक तो ओके, सो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन इनकी तरह प्रॉपर्टीज दिखाता है, ऐसे बताया गया है और हम प्रूव करेंगे इस चीज को। ओके, और हाइड्रोजन जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाता है अल्कली मेटल की तरह भी, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है। कौन कौन से है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एक्सेट्रा। ओके, क्या कर रहा है हाइड्रोजन? हाइड्रोजन ग्रुप 7 की तरह भी प्रॉपर्टी दिखा रहा है, हाइड्रोजन ग्रुप 1 की तरह भी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। और हम तो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि जो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखा रहा है उनको एक ही ग्रुप में प्लेस करना है। तो अब हम इनको कहाँ प्लेस करें? हाइड्रोजन को ग्रुप 1 के साथ प्लेस करें कि ग्रुप 7 के साथ प्लेस करें? दोनों के भाई है ये तो। मेंडेलीव को कैसे पता चला कि हाइड्रोजन दोनों की तरह प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं? तो मेंडेलीव काम किस पे करते थे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज पे। ये चेक कीजिए, यहाँ पे हमने ग्रुप 1 का एक एलिमेंट लिया और हाइड्रोजन का एक एलिमेंट लिया, साथ ही में दूसरे एलिमेंट्स लिए जिनके साथ हम उनको कंबाइन करके फॉर्मूलाज बनाएंगे। सो कैन यू सी, एक क्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, एक क्लोरीन के साथ एक सोडियम रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों का फॉर्मूला सेम है। सिमिलरली एक ऑक्सीजन दो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है ग्रुप 1 में, तो एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब दो हाइड्रोजन दो सोडियम लगाए गए हैं एक एक ऑक्सीजन के साथ। इसका मतलब इनका फॉर्मूला भी सेम है। सिमिलरली फॉर सल्फाइड, इफ यू विल चेक, एक सल्फाइड के साथ दो सोडियम, यहाँ पे तो दो हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है। तो कैन आई से इन ऑल हाइड्रोजन इज शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक सोडियम मेकिंग सिमिलर कंपाउंड? यस। सिमिलरली अगर आप चेक करेंगे, हम देखते हैं एक हेलोजन का कंपाउंड लेते हैं ग्रुप 17 में से और हम लेते हैं हाइड्रोजन। अगर आप चेक करेंगे हेलोजन और हाइड्रोजन को, क्या वो सेम फॉर्मूलाज बना रहे? पहले मेटल और फिर नॉन मेटल के साथ चेक करते हैं। पहले मेटल के साथ चेक करते हैं। क्लोरीन का एक एटम जो है एक सोडियम के साथ रिएक्ट करके NaCl बनाता है, कॉमन सॉल्ट। सेम हाइड्रोजन भी एक जाएगा, सोडियम से मिलेगा और सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। हाइड्राइड के बारे में सुना था ना आपने? हाँ, तो अब जो है तुम्हारा सोडियम हाइड्राइड बना रहा है, हाइड्रोजन मेटल के साथ मिलके सोडियम हाइड्राइड बना रहा है। इसका मतलब यहाँ पे H- के फॉर्म में है और Na+ के फॉर्म में। गेटिंग? वैसे ही क्लोरीन जो है NaCl बना रहा है, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे चेक करते हैं नॉन मेटल के साथ क्या सीन हो रहा है। अगर 4 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो 4 क्लोरीन एक कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अगेन द फॉर्मूला इज सेम। इसका मतलब हाइड्रोजन क्लोरीन की तरह भी रिएक्ट कर रहा है, करेक्ट? हाइड्रोजन जो है यहाँ पे क्लोरीन की तरह भी रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे सोडियम की तरह भी रिएक्ट कर रहा है। तो कैन आई से हाइड्रोजन हैज सिमिलर प्रॉपर्टी लाइक क्लोरीन, और आई वुड से इट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी लाइक हेलोजेंस? Yes, and can I also say hydrogen is behaving like sodium, so it has similar properties like alkali metals? Wow, इसका मतलब साफ हो गया, हाइड्रोजन जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाता है ग्रुप 7 की तरह भी, दैट इज ग्रुप 17 टुडे, एंड ग्रुप 1 की तरह भी। तो मैं उसको कहाँ पोजीशन कहाँ दूँ? बिकॉज हमने तो यही पढ़ा है, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज शुड बी प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। तो हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस करे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। आज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल चला गया, हमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिला, पर ये क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं मिला। यस, इसी के साथ हमारे डीमेरिट्स खत्म हो जाते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने? कोबाल्ट एंड निकल के बारे में पढ़ा हमने। यस, हमने और क्या पढ़ा? हमने देखा आइसोटोप्स की जगह नहीं बता पाए मेंडलीव, एटॉमिक मासेस अनइवन होने की वजह से बता नहीं पाए कि बीच में कितने सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं, स्पेशली बिटवीन टू हैवी एलिमेंट्स। और हमने देखा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ तक ठीक है, तो हम खत्म कर चुके हैं मेरिट्स, हम खत्म कर चुके हैं डीमेरिट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसके बारे में क्वेश्चन आंसर्स देखना भी जरूरी है। पर उससे पहले पेज नंबर 20 पे आपके पास एक क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने को ट्राई करते हैं। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बाय रिफरिंग टू द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स दिए हैं, हमको उनके ऑक्साइड्स के फॉर्मूला लिखने हैं। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज ऑफ द कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद हाइड्रोजन बाय रिफरिंग टू द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ओके, वापस एलिमेंट्स दिए, तो पहले हमको ऑक्साइड्स बनाने हैं। ये बता रहे कि आपको ऑक्साइड्स बनाने हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को रिफर करके, और ये बता रहे आपको हाइड्राइड्स बनाने हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को रिफर करके। कैसे करेंगे मैं आपको हिंट देती हूँ, उसके बाद मैं आपको आंसर्स बताऊंगी, आप खुद से करेंगे। आंसर्स बताती हूँ मैं आपको इसके। सोडियम, सोडियम को हमको ढूंढना है, ये है ग्रुप 1 में। फॉर्मूला क्या है? R2O। मैंने आपको कहा है कि फॉर्मूला रिवाइज कर दिया गया है, तो नंबर्स को नीचे लिखिए।
ओके। आर के जगह पे क्या प्लेस करेंगे, आर के जगह पे सोडियम को प्लेस कीजिए और ये है ऑक्सीजन। ओके, द नेक्स्ट थिंग सिलिकॉन देखते हैं। सिलिकॉन आपको मिलेगा कहीं ग्रुप 4 में, यहाँ पे है। फॉर्मूला क्या है ऑक्साइड का, RO2। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, आर की जगह पे सिलिकॉन को प्लेस कीजिए O2, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो आप इसी तरीके से सारे करते जाएंगे। कैल्शियम है थर्ड वाला, Ca ग्रुप 2 में है, देखिए फॉर्मूला है RO, तो कैल्शियम क्या हो जाएगा, RO फॉर्मूला है तो CaO हो जाएगा। अब हाइड्राइड कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कार्बन वाली देखते हैं। कार्बन में H है, ये कार्बन ग्रुप 4 में मिला हमको, H4 फॉर्मूला है तो RH4 है, 4 को नीचे लिखना है। ओके, R के जगह पे कार्बन को सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये हो जाएगा CH4। ओके, क्लोरीन के लिए लिखते हैं। क्लोरीन कहाँ पे है, क्लोरीन है यहाँ पे, फॉर्मूला क्या है RH, तो हम लिखेंगे, देखिए RH है पर हमने कभी ClH लिखा है क्या, ये गलत फॉर्मूला है। हमको क्या लिखना है, RH में R को पीछे ले जाइए और HCl लिखिए। सिमिलरली फॉर F आप लिखेंगे HF। ओके, सो फॉर ऑल द नॉन मेटल्स आप हाइड्रोजन को पहले इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे भी RH2 लिखा है पर ये हो जाएगा H2O। ऑक्सीजन के लिए लिखूंगी तो H2O हो जाएगा, सल्फर के लिए लिखूंगी तो H2S हो जाएगा। तो नॉन मेटल्स की जब बात आती है तो H को पहले लिखना है, दो फॉर्मूला इज गिवन एज RH एंड RH2, H को पहले लिखना है। ओके, और यहाँ पे H को बाद में लिखना है। ग्रुप 6 एंड ग्रुप 7 H को पहले लिखना है, ठीक है। यस, आई होप दिस इज क्लियर। तो आंसर्स देखते हैं। यस, सोडियम है Na2O, करेक्ट। सिलिकॉन Si2O, कार्बन CO2, रुबिडियम हो जाएगा Rb2O, सिमिलरली फॉस्फोरस हो जाएगा P2O5, BaO, क्लोरीन है Cl2O हो जाएगा, Sn है, Sn क्या हो जाएगा, SnO, Sn क्या हो जाएगा, SnO2। ओके, क्लोरीन का अगर फॉर्मूला देखेंगे आप, यहाँ पे R2O7 है क्लोरीन, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा Cl2O7 एंड नॉट Cl2। ओके, कार्बन CH4, हाइड्रोजन, ओके, सल्फाइड जो है सल्फर, तो ग्रुप 6 ग्रुप 7 में हाइड्रोजन पहले लिखना है, सेम फॉर्मूला पर हाइड्रोजन पहले लिखना है, ग्रुप 4 और ग्रुप 5 में हाइड्रोजन बाद में लिखना है। ओके, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है हाइड्रोजन के फॉर्मूला में। सिमिलरली आंसर्स चेक कर लीजिए बाकी के एंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 20। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट देखते हैं, एज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। द होल मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट फ्रॉम मेंडेलिव पीरियोडिक लॉ, मेरिट्स, डीमेरिट्स, तो इनको पढ़ लीजिए। ओके, सो ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एलिमेंट एका सिलिकॉन इन द मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल इज नोन एज जर्मेनियम। मैम आपको आ गया, हमको कैसे आएगा, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मुझे पता था इसलिए मैंने लिख दिया। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन, दिस इज बीन आस्क्ड इन मार्च 2014, दिस इज बीन आस्क्ड इन जुलाई 2015। ये किस टाइप का क्वेश्चन है, मैच द कॉलम पूछा गया है, ए कॉलम है और कॉलम बी दिया गया, आपको मैच करना है। तो एका बोरॉन को आज के टाइम पे स्कैंडियम कहा जाता है, एका एल्यूमिनियम को कहा जाता है गैलियम एंड एका सिलिकॉन को कहा जाता है जर्मेनियम, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको तब कहा था कि इसको मैच द फॉलोइंग कर लीजिए, ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। यहाँ पे 1 मार्क्स के लिए पूछा गया है, सो 1 से 3 मार्क्स के लिए इसमें से एक फिक्स क्वेश्चन आने का चांसेस है, ठीक है। चलो, What are the demerits of Mendeleev's periodic table? Demerits 4 के 4 है, 3 मार्क्स के लिए है, पर 4 के 4 लिख के आओ। The next thing which we have is main features of Mendeleev's periodic table. कौन कौन से features है Mendeleev's periodic table में, ये आपको बताने हैं। ओके, मेरिट्स 3 मेरिट्स है, पढ़ के जाना। Every question is asked for 3 marks. Almost 3 marks का क्वेश्चन Mendeleev's periodic table पे पूछा जाता है, ठीक है। इसी के साथ हमने खत्म कर दिया है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस। यहाँ पे हमारा थियरी पार्ट खत्म होता है चैप्टर का। सबसे पहले हमने डोबेरेनर ट्रायड पढ़ा, न्यूलैंड्स ऑक्टेव पढ़ा, फिर मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल कैसे आया। इन ऑल 30 एलिमेंट्स से हमने स्टार्ट किया था, 63 तक पहुंच गए, बीच में 56 एलिमेंट्स को भी अरेंज कर दिया गया, और बाकी के एलिमेंट्स 118 तक पहुंचना है। बाकी के एलिमेंट्स कैसे अरेंज हुए, क्या हुआ है, ये हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर। इसको ऐसे ही पढ़िए पार्ट 1 की तरह। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।